आज हमारे देश के साथ साथ पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। आप भी इस लड़ाई में अपना सहभागिता दें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। चलिए आज हम अपने आज के टॉपिक की डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन। बहुत ही सिंपल वे में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन है क्या। जनरली फोटो रेस्पिरेशन टोटली वेस्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि ये जिन प्लांट्स में होता है उस प्लांट्स के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि जनरली थ्री प्लांट्स में होते हैं, तो जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो किस तरीके से नेगेटिव होता है उस प्लांट्स के लिए। देखिए, यह जो होता है उस प्लांट्स में जो क्वांटम यील्ड है उसको कम करता है, डिक्रीज द फोटोसिंथेटिक क्वांटम यील्ड। दूसरी बात, यूज रिड्यूसिंग पावर जनरेट बाय लाइट रिएक्शन। उसमें लाइट रिएक्शन के दौरान जो भी एनर्जी रिड्यूसिंग पावर बनते हैं उसका भी वह अपने प्रोसेस के लिए यूज करता है। तो इस तरीके से वो प्लांट्स के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि वह प्लांट इस प्रोसेस को अवॉइड भी नहीं कर सकता। तो ये होता क्यों है ये समझें, ठीक है। इतना नेगेटिव होने के बावजूद यह उस प्लांट में क्यों होता है, इसका प्रमुख कारण है रूबिस्को एंजाइम। ड्यू टू द डुअल नेचर ऑफ रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो फोटोसिंथेसिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी डुअल नेचर होता है। इसके डुअल नेचर के बारे में आगे हम समझेंगे। उसके बाद देखते हैं ये होता कहाँ पर है, ठीक है। तो ये जनरली सेल ऑर्गेनेल्स में होता है। उसमें से है क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सिसम और माइटोकॉन्ड्रिया, 3 सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें होता है। तो ये साइकिल के रूप में होता है। तो ये शुरुआत होता है क्लोरोप्लास्ट से, फिर पैराक्सिसम में जाता है, फिर पैराक्सिसम से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से वापस पैराक्सिसम में जाता है, पैराक्सिसम से फिर क्लोरोप्लास्ट में आकर ये इस तरीके से अपना साइकिल कंप्लीट करता है। उसके बाद देखें कि ये होता कैसे है। तो जनरली ये डिफरेंट टाइप के एंजाइमेटिक रिएक्शन से होता है, जिसमें कि डिकार्बोक्सिलेशन, डीएमिनेशन और बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसको आगे हम मैकेनिज्म के दौरान देखेंगे। उसके बाद देखें कि फोटो रेस्पिरेशन को डिफरेंट टाइप के नामों से जाना जाता है, जैसे कि C2 साइकिल। C2 साइकिल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 2 कार्बन कंपाउंड, इसमें 2 कार्बन कंपाउंड का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है जिसके बेस पेस को C2 साइकिल कहा गया है। उसके बाद है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ग्लाइकोलेट। जो पहला प्रोडक्ट होता है वो ग्लाइकोलेट है, जिस बेस पे इसको ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं। उसके बाद इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और उस बेस पे इसको ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल भी कहते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिसको समझने की कोशिश करते हैं, जिससे इस टॉपिक को समझने में बहुत ही आसानी होगा। हमने इससे पहले जिक्र किया था रूबिस्को की डुअल नेचर के बारे में, ठीक है। तो इसकी डुअल नेचर के बारे में जिक्र किया था, तो उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यह है रूबिस्को एंजाइम, जिसके 2 नेचर हैं। इसके 2 काम हैं, एक है कार्बोक्सिलेशन, एक है ऑक्सीजनेशन। दैट मीन्स कार्बोक्सिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये जो 2 काम है ये करेगा कब, ये डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के ऊपर। हम एक कंडीशन इमेजिन करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अधिक है, तब यह रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट से जुड़ता है और एक नया कंपाउंड बनता है जो 2 मॉलिक्यूल बनता है 3PGA, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये जाता है C3 साइकिल में, ठीक है। ये कंडीशन कब है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अधिक है तब ये चीजें होंगी। लेकिन जब वहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अधिक होता है
तब यही एंजाइम ऑक्सीजनेशन प्रोसेस करता है और RuBP से ऑक्सीजन ऐड होता है और एक मॉलिक्यूल 3PGA का बनता है और एक मॉलिक्यूल 2PGA 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये नॉर्मल सीधे साइकिल में चला जाता है। जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड होता है वो ग्लाइकोलेट बनाता है। अब यहाँ पर ये जो 2 कार्बन का वाला कंपाउंड होता है, ठीक है, ग्लाइकोलेट, ये जो 2 कार्बन है वो C3 साइकिल में नहीं पहुंच पाता, ठीक है। अब इसी कार्बन लॉस को कम करने के लिए एक साइकिल होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन। तो इस कार्बन लॉस को कम करने के लिए एक साइकिल चलता है जिसमें अगर इसके 2 मॉलिक्यूल लें तो एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है तो 2 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 होंगे। उस 4 कार्बन में से 3 कार्बन जो हैं कन्वर्ट हो जाते हैं 3PGA में, जो नॉर्मल सीधे साइकिल में जाता है, और एक कार्बन जो बचता है, 4 में 3 इधर गया तो बचा एक, वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है। और इस प्रकार से इस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम फोटो रेस्पायरेशन। एक समझने वाली बात है कि यहाँ पर हम इसको रेस्पायरेशन क्यों कहते हैं। देखिए, रेस्पायरेशन इसलिए बोलते हैं कि रेस्पायरेशन का मतलब होता है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो यहाँ पर भी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, उस बेस पे इसको रेस्पायरेशन। फोटो दैट मीन्स इस प्रोसेस के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए एक है वारबर्ग इफेक्ट, दैट मीन्स इसको सबसे पहले जो प्रोसेस है इसको वारबर्ग ने देखा था और उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है, रोकता है। इस इफेक्ट को कहते हैं वारबर्ग इफेक्ट, जिसको सबसे पहले वारबर्ग ने देखा था। यह है उसकी पूरी मैकेनिज्म। अब हम डिटेल मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। यह है आपका क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, इन 3 सेल ऑर्गेनल से होकर गुजरता है। तो ये कंडीशन हमारा क्या है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अधिक है तब ये चीजें होंगी। कैसे होती हैं उसको देखते हैं स्टेप वाइज। ये है पहली पॉइंट, RuBP 1,5-बिसफॉस्फेट। ये उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है जिससे 2 कंपाउंड बनता है, एक 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और एक 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। इस तरीके से 2 कंपाउंड बनता है। अब इसमें से एक फॉस्फेट, ये जो यहाँ पर है, वो बाहर निकलता है, H2 ऐड होता है, जिससे एक नया कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलेट, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा कंपाउंड ग्लाइकोलेट। अब यह ग्लाइकोलेट जो है ट्रांसपोर्टर की सहायता से क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम में एंटर करता है। अब ग्लाइकोलेट यहाँ आ गया। इस ग्लाइकोलेट से 2 हाइड्रोजन, एक, चूंकि ये देखिए ये 2 मॉलिक्यूल है तो स्वाभाविक बात है ये भी 2 और ये भी 2 होगा। अब इसके एक कंपाउंड से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो 2 कंपाउंड है तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 यहाँ से बाहर निकलेंगे और वो 4 हाइड्रोजन पेरोक्सिसोम में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। और वो हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यह H2O2 वाटर बनाता है आगे चल के। उसके बाद ये ग्लाइकोलेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाहर निकालता है और एक नया कंपाउंड बनाता है ग्लाइऑक्सिलेट, ठीक है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो एक ऑक्सीजन बचेगा और वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, उससे ये कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड का नाम है ग्लाइऑक्सिलेट। अब देखिए इसमें जो आगे रिएक्शन होता है एमिनेशन की, ये ग्लूटेमेट से रिएक्ट करता है ग्लाइऑक्सिलेट। एक NH3 मॉलिक्यूल इसमें ऐड होता है और एक जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलता है और ग्लूटेमेट से रिएक्ट करता है, तो ये नया कंपाउंड बनता है यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। और इसमें NH3 के ऐड होने से ये NH2 कार्बन से ऐड होता है और इसी का एक हाइड्रोजन इस कार्बन से ऐड होता है, तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है ग्लाइसिन, ठीक है। अब यह ग्लाइसिन फिर
ट्रांसपोर्टर के थ्रू पराक्सीसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होता है। ये भी 2 मॉलिक्यूल हैं। अब ये मॉलिक्यूल आ गया माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए ये 2 मॉलिक्यूल है तो हमने इसको क्या किया है, 2 बार लिख दिया है। एक है ग्लाइसिन और ये एक है ग्लाइसिन, ठीक है। ये रिएक्ट करता है तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है सेरीन, ठीक है। तो सेरीन बनता कैसे है इस चीज को समझते हैं। यहां से यहां तक जाने में एक NH3 बाहर निकलता है, एक NADH बाहर निकलता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, एक H2O ऐड होता है, ठीक है। अब देखते हैं ये किस किस तरह से निकलते हैं। तो ये एक है NH2 और एक हाइड्रोजन मिलते हैं और NH3 के रूप में बाहर निकलते हैं। ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलते हैं। एक हाइड्रोजन NADH के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और NADH के रूप में बाहर निकलता है। बाकी जितने चीजें बची हैं उसको अगर हम लिखें तो वो बनता है ग्लाइसिन। देखिए इसमें केवल हाइड्रोजन बाहर निकला है, बाकी सबको यहाँ पर लिख लें तो ये O- चार्ज, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ये कार्बन। उसके बाद देखिए इस ये वाला कार्बन आ गया तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक NH2 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक NH2। उसके बाद ये जो कार्बन है इस कार्बन से जुड़ जाता है तो ये वाला अगला कार्बन हो गया। और इसके बाद यहाँ पर जो बचा है, बचा क्या है, केवल हाइड्रोजन। तो हमने एक हाइड्रोजन लिख दिया। उसके बाद ये H2O ऐड हो रहा है, वो H और OH माइनस के रूप में। तो एक OH हो गया और एक H हो गया। इस तरीके से बनता है सेरीन। अब यह सेरीन वापस आपका पराक्सीसोम में जाता है। पराक्सीसोम में सेरीन गया और यहाँ से NH3 बाहर निकलता है। एक NH2 और AH मिलके NH3 बाहर निकलते हैं और जो ग्लूटेरेट अल्फा कीटोग्लूटेरेट से जुड़ते हैं। अब इस मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन बाहर निकलता है और इस कंपाउंड पे जुड़ेगा तो ये एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है हाइड्रोक्सी पायरुवेट। यहाँ से जो NH3 बाहर निकलता है वो इससे जुड़ता है तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है ग्लूटेमेट, ठीक है। जो ऑक्सीजन यहाँ आता है वो ये है कीटो फॉर्म में, ठीक है, हाइड्रोक्सी पायरुवेट। अब इस कंपाउंड से NADH2 रिएक्ट करता है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ता है। एक हाइड्रोजन डायरेक्ट कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ। तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है ग्लिसरेट, ठीक है। और ये जो ग्लिसरेट है फिर पराक्सीसोम से ट्रांसफर होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ग्लिसरेट जाता है और ATP से रिएक्ट करता है। काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ADP रिलीज होता है और एक फास्फेट यहाँ से ग्लिसरेट में ऐड होता है जो 3 कार्बन में होता है। 3rd नंबर कार्बन पे ये फास्फेट जुड़ गया जिससे एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। शुरुआत में देखिए यहाँ पर भी बना था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और लास्ट में बना है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये दोनों कंपाउंड एंटर करते हैं केल्विन साइकिल में और केल्विन साइकिल चलता है जिससे आपका ग्लूकोज बनता है, ठीक है। इस तरीके से देखिए इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पर एक कार्बन रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और 3 कार्बन यहाँ पर 3PGA बनाते हैं और केल्विन साइकिल को रन कराते हैं, ठीक है। ये जो इंटरचेंज है ग्लूटेमेट से अल्फा कीटोग्लूटेरेट और फिर अल्फा कीटोग्लूटेरेट से ग्लूटेमेट, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए अलग से इसको एक रिएक्शन के तौर पे बताया है। इसको थोड़ा समझ लें, ठीक। देखिए ये है ग्लूटेमेट और ये है अल्फा कीटोग्लूटेरेट। ये एक दोनों में इंटरचेंज एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो जो ग्लूटेमेट है वहां से एक NH3 बाहर निकलेगा NH2 और AH और यहाँ पर एक ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो ये बनता है अल्फा कीटोग्लूटेरेट। यही चीज ये ऑक्सीजन बाहर निकले और यहाँ पर NH3 ऐड होता है तो वो बनता है ग्लूटेमेट। इस तरीके से पूरे साइकिल कंप्लीट होता है। ये आज हमारा यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन की साइकिल कंप्लीट होता है। मैंने इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए जो बुक का लिया था वो है एक द प्रिंसिपल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी तेज इन जिगर
और दूसरी किताब है लाइफ साइंस पाथफाइंडर की किताब। ठीक है, थैंक यू।